नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि चुनिंदा प्रश्न हैं और ये परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो और ये हमारी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, जो कि हमने सीरीज़ शुरू की है 1000 प्रश्नों की, उसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 25 प्रश्नों को पढ़ा था। तो आज जो हम पढ़ेंगे 26वां प्रश्न है, उससे स्टार्ट करेंगे और इसमें भी हम 25 से लेकर 30 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहले इसमें 26वां प्रश्न दिया है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश 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 है, साधारणतया उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। किन्हें रखते हैं? जिनका IQ लेवल 70 से कम है, या फिर जिनका IQ लेवल 70 से ऊपर है, या फिर जिनका 70 और 80 के बीच में है, या इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में उन बालकों को रखा जाता है जिनका IQ लेवल जो है 70 से कम होता है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा जो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, यानी कि डैश 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 बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। किस में होती है? पिछड़े हुए बालकों में, या प्रतिभाशाली बालकों में, या मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों में, या इनमें से कोई नहीं। तो अमूर्तमान जो प्रत्ययों ग्रहण करने की योग्यता होती है वो प्रतिभाशाली बालकों में होती है। तो इसका ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो इनमें से हमें बताना है कि किन में से कौन सा जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। पहला है मानक, दूसरा निर्माणात्मक, तीसरा है योगात्मक, या फिर CCE। इनमें से कौन सा जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो मानक जो है वो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? यानी कि सामाजिक रूप से वंचित की समस्या कौन सी नहीं है? तो देखिए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। अगला है, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसमें ए जो है हमारा सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, यही क्या है? सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? यानी कि प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है वो हमें बताना है। इसमें पहला दिया, शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान। दूसरा, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धैर्य और लगन जो है प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। क्या? धैर्य और लगन। तो ऑप्शन डी हमारा जो सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे उपयोगी है? तो नर्सरी कक्षा में जो शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे उपयोगी है? इसमें दिया मेरा प्रिय मित्र, दूसरा है मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, या फिर मेरा विद्यालय। तो बच्चा जो है सबसे अधिक जो समय व्यतीत करता है वो करता है अपने परिवार के साथ। तो परिवार जो टॉपिक है वो नर्सरी कक्षा में शुरू करने के लिए सबसे उपयोगी रहेगा। क्या? मेरा परिवार। तो इसका ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, ये वही प्रश्न है जो कि आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे, वो चारों ये संवेदी प्रेरक पहला, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, या औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो ये 0 से 2 वर्ष तक होता है, 2 से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, और ये जो होता है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होता है। तो इसमें हमें बताना है कि बच्चा जो वस्तु स्थायित्व को कब प्रदर्शित करता है? तो वो करता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, यानी कि संवेदी प्रेरक चरण में। तो इसका जो ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाए। कौन सा? संवेदी प्रेरक चरण में। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में
शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया में जो शिक्षक की जो कैसी भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन दिए सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की या फिर नियंत्रणकर्ता की। तो इसके जो सही उत्तर होगा हमारा वो हो जाएगा ए, सुगमकर्ता की। जो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, कैसी? सुगमकर्ता की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना। तो लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, लिखना। अगला प्रश्न है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक होगा। यानी कि बालक की जो मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि जो हमें ज्ञात करनी है। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु बटे क्रॉनिकल एज, यानी कि वास्तविक आयु। मानसिक आयु और वास्तविक आयु, यानी कि शारीरिक आयु या कह सकते हैं या फिर उसे वास्तविक आयु भी कह सकते हैं, गुणा 100। तो उसकी जो 12 वर्ष है मानसिक आयु, तो 12 जो हम यहाँ लिखेंगे 12 बटे सी ए कितनी? 10 वर्ष है। यानी कि क्रॉनिकल एज है 10 वर्ष और मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज जो है वो है 12 वर्ष और क्रॉनिकल एज है वो 10 वर्ष है। गुणा में लिख देंगे 100 और बुद्धि लब्धि निकालनी है हमें यहाँ पर। बराबर 10 से काट देंगे 100 को, 10 बार जाएगा, 10 का इसमें गुणा कर देंगे, 12 दाई 120, यानी कि उसकी कितनी हो जाएगी? बुद्धि लब्धि 120। तो 120 जो हमारा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, 120। तो इस तरह से हम जो निकाल सकते हैं बुद्धि लब्धि। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। यानी कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार से विकसित कर सकता है? अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से वर्ताव कर, या फिर महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या फिर उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि आदर्श रूप से वर्ताव कर। शिक्षक को खुद बदलना होगा, अपने अंदर खुद सामाजिक मूल्यों को विकसित करना होगा ताकि शिक्षार्थी जो है यानी कि विद्यार्थी जो है उसका अनुकरण कर सकें। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आदर्श रूप से वर्ताव करना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। यानी कि शिक्षार्थी हैं उनके बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? शिक्षार्थी की सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति, बालक का लालन पालन। तो बालक का लालन पालन भी नहीं होगा और परिवार की आर्थिक स्थिति से भी कुछ लेना देना ही नहीं, अधिगम शैली में अंतर का कारण इसमें भी नहीं, और शिक्षार्थी की समाजीकरण की प्रक्रिया इसमें भी नहीं। तो इसका ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। और किस प्रकार की नीति अपनाता है? इससे जो शिक्षार्थी की अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? यानी कि पहली कक्षा में जो बच्चों में भाषा विकास का जो कौशल है, भाषा कौशल का विकास जो है वो किस क्रम में होना चाहिए? पहले उन्हें सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। यानी कि पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, या लिखना, बोलना, सुनना, फिर पढ़ना, या सुनना, लिखना, बोलना या फिर पढ़ना। तो एक क्रम कौन सा क्रम होना चाहिए भाषा शैली के बच्चों में कक्षा 1 में जो भाषा कौशल का विकास करने के लिए? तो क्रम जो होना चाहिए वो होना चाहिए, पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। यानी कि लिखने से पहले पढ़ना, पढ़ने से पहले बोलना, बोलने से पहले सुनना। तो ऑप्शन ए जो हमारा इसमें सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, महान व्यक्तित्व परिणाम है। यानी कि महान व्यक्तित्व जो है किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, या फिर आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का। तो इसका ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा,
जो व्यक्तित्व जो है परिणाम है वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया का। प्रश्न दिया है कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। अमूर्त यानी कि मूर्त जो हमें दिखाई देता हो, या अमूर्त उसे कहते हैं जो हमें दिखाई न देता हो, और मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं यानी कि मूर्त हमें दिखाई देता है, अमूर्त हमें दिखाई नहीं देता है। तो पढ़कर शीघ्र सीखते हैं या लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है हम उसके अनुभव से शीघ्र नहीं सीख सकते हैं, और जो चीज़ हमें दिखाई देती है हम उसको अनुभवों से शीघ्र सीख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं कक्षा 1 और 2 के स्तर के बच्चे। अगला प्रश्न है प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश 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 की ओर संकेत करती हैं। किसकी तरफ करती हैं? वे कैसे सीखते हैं? शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, या सीखने की अनुपस्थिति। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ए, वे कैसे सीखते हैं। यानी कि त्रुटियां जो हमें बताती हैं कि बच्चे जो किस प्रकार से सीख रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, वे कैसे सीखते हैं। अगला प्रश्न है एक बच्चा जो डैश 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 से ग्रसित है वह 100 कोशवास तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। यानी कि 100 और वाज में न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो उसे किस प्रकार की क्या है समस्या है? यानी कि शब्द जंपलिंग विकार है, डिसलेक्सियमा है, या फिर डिसलेक्सिया है, या डिसमोरफेमिया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा डिसलेक्सिया, यानी कि उसे पठन विकार है, पढ़ने में समस्या होती है। तो क्या है? डिसलेक्सिया यानी कि पठन विकार। तो ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोहलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कोहलवर्ग के अनुसार जो शिक्षक किस प्रकार से बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? नैतिक मूल्यों के मुद्दों पर चर्चाओं में शामिल करके, यानी कि नैतिक मूल्यों के मुद्दे जो हैं उन पर चर्चा करें और बच्चों को भी उसमें शामिल करें। दूसरा, कैसे व्यवहार करना है इस पर कठोर निर्देश देकर, कठोरता बच्चों के साथ नहीं करनी है। यानी कि धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर नहीं, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। यानी कि धार्मिक शिक्षा के ये कम है, लेकिन ये जो है नैतिक मूल्यों के मुद्दों पर जो है चर्चा में जो बच्चों को शामिल करके हम उनमें मूल्यों का विकास कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो यानी कि विकास जो है जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका मतलब सिद्धांत है, यानी कि ये तो है, इसमें नहीं लगा है तो इसलिए ये सिद्धांत नहीं है। यानी कि विकास जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संभावित नहीं है, यानी कि अंतः संभावित होती हैं सभी प्रक्रियाएं। तीसरा है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यानी कि सभी की जो विकास दर समान होती है। कैसे? अगर बच्चे हर उम्र का जो विकास है क्रमशः सभी बच्चों में समान होता है, तो ये ऑप्शन सी जो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बल्कि इसमें होना चाहिए कि सभी की विकास दर समान होती है। तो ऑप्शन सी जो हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर विद्यार्थी पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखो, शिक्षण विधि में विधि बदल दे, यानी कि शिक्षण की विधि जो है बदल दे। दूसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाना। दृश्य श्रव्य सामग्री पाठ में लाकर पाठ को रुचिकर बनाना। कक्षा से चला जाए, कक्षा कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे, यानी कि कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो उसमें जो सही उत्तर होगा इसमें तो ये हो जाएगा शिक्षण विधि बदल दे, यानी कि अपने पढ़ाने की जो शिक्षण विधि है उसमें बदलाव करके बच्चों को उसमें शामिल करके हम रुचिकर बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चा उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ
पहला दिया उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, यानी कि बच्चे जो कहें उसको सुना जाए, समझा जाए। दूसरा है उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। तो इसका ऑप्शन ए जो हमारा सही होगा, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है, यानी कि विद्यार्थी जो है अपने अध्यापक से समय की पाबंदी को सीखता है। यह किस प्रकार का उदाहरण है? वाचिक अधिगम का, यानी कि वाचिक अधिगम का तो उदाहरण नहीं है। प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, अधिगम अंतरण का। न तो अधिगम अंतरण का है, न कौशल अधिगम का है, ये प्रेक्षण अधिगम का उदाहरण है। किसका? प्रेक्षण अधिगम का। तो ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट कर रहा है। यह इंगित करता है कि वह बच्चों का शुभचिंतक है? नहीं, क्रोध प्रकट करेगा तो बच्चों का शुभचिंतक नहीं कह सकते उसे। उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, या फिर वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है, यानी कि संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है। उसके संवेगों में जो है उथल पुथल होती है, तभी वो अधिक क्रोध करता है। अब संवेग जो होते हैं वो भय, क्रोध, निंद्रा, प्रेम, पीड़ा, ये क्या होते हैं? हमारे संवेग होते हैं। तो इन संवेगों पर जो उसका नियंत्रण नहीं है, यानी कि संतुलन नहीं है। तो ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता होती है प्रतिभाशाली बच्चों में। निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, तो निम्न है लगाए और औसतीय, तो ये जो है प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है। निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं। तो दोस्तों ये थे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने बहुत ही अच्छे से पढ़े, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।